अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने इसमें प्रेशर ऑफ गैस को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसमें हम लोगों ने एक बेसिक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जिसमें हमने देखा कि प्रेशर ऑफ गैस जो है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और उसकी जो बेसिक इक्वेशन थी वो भी हम लोगों ने ड्राइव कर ली थी। मैं भी यहाँ पे आपके सामने दोबारा उसे लिखूँगा भी। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है, क्योंकि हम लोगों ने सीखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से बेसिकली हम लोग बताएंगे कि किसी भी गैस का जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो हीट और टेम्परेचर है उसे कंफ्यूज करते रहते हैं। हम उनको एक ही पैमाने से तोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है और उसे किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम उस इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो हम लोगों ने ड्राइव की थी, और वो इक्वेशन थी जी प्रेशर के लिए। हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेशर ऑफ अ गैस है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3 n over v into हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थी हमारे पास, और इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो कैपिटल N लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और मैं इसको साथ में यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो V है ये कैपिटल V है, और कैपिटल V जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास था यहाँ पे वॉल्यूम, और बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये हमारे पास थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स की। अब स्टूडेंट्स, अगर इसी ही रिलेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो V स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2/3n, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसको स्टूडेंट्स हाईलाइट कर लेते हैं, नंबर दे के इसे रख लेते हैं, थोड़ी देर में हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई आज के लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान के PV इज इक्वल टू 2/3n हाफ mv स्क्वायर। एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, सिर्फ पढ़ा हुआ है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में हम बड़ी डिटेल में भी सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फिज़िक्स के अंदर उस इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं, लेकिन उस इक्वेशन का पता होना चाहिए। वो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन है हमारे पास जिसे हम लोग नाम देते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, और जो जनरल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये इक्वल होती है PV इज इक्वल टू NR और T। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें तो हमें पहले से पता हैं। इसमें P जो है स्टूडेंट्स वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V यहाँ पे कैपिटल ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो N है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये जो स्मॉल n हमारे पास लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास R है स्टूडेंट्स ये हमारे पास गैस कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स इसमें जो कैपिटल T लिखा हुआ है ये हम लोग जानते हैं ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो R है हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जो जनरल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम जनरल गैस कांस्टेंट भी है, और इसकी
जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमें याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू होती है जिसको आपने मेमोराइज करना है, इसे आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो स्मॉल n लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल जो हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये जो n है स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये जो NA लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, हमें पता है इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इसके इक्वल होती है। ये बताता है कि एक मोल किसी भी गैस का मौजूद हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल होता है। अगर ये n स्मॉल n जो है इसकी वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी ये इक्वेशन बदल जाएगी और हमारे पास पी वी एक और फॉर्म में नज़र आएगा जिसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। पी वी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय N इंटू A और साथ में स्टूडेंट्स R और साथ में T, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है इसमें कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं हमारे पास जो एब्सोल्यूट हैं, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं हो रही होती, तो हम उन कांस्टेंट्स को मिला के एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है पी वी, और स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें ये जो आर लिखा हुआ है ये जो कैपिटल आर है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी इस केस में। और जो एन ए है ये एवोगैड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी। इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट हैं। जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। और जो बाकी दो हैं उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं, आर डिवाइडेड बाय एन ए, इन्हें स्टूडेंट्स हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं। और साथ में जो टी है उसे इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में जो आर ओवर एन ए है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हम अगर मिला दें तो हम एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। और वो कांस्टेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और वो इक्वल होता है आर ओवर एन ए। अब स्टूडेंट्स आर जनरल गैस कांस्टेंट है और जो एन ए है वो एवोगैड्रोस नंबर है, और इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये स्टूडेंट्स इसका यूनिट होता है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को फिर हमें एक नया नाम दे देना चाहिए, और इसको हम लोग नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट, और ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है हमारे पास। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी हमारे पास, और ये किस तरह से लिखी जाएगी, ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी, पी वी इज इक्वल टू एन, हमारे पास इसी तरह से लिखा रहा। आर ओवर एन ए जो है इसकी जगह स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं के, और साथ में ये जो टी है ये हमारे पास इसी तरह से लिखा रहा। अब इसको हम स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें, इक्वेशन नंबर 1 में देखें पी वी इज इक्वल टू 2/3 n, और फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पी वी इज इक्वल टू n kT। 1 और 2 का कंपैरिजन, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमें सेम लग रही है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, एक जैसी है, तो हम इनकी राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिला के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी राइट हैंड साइड जो कि है n
के टी, इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं उसकी राइट हैंड साइड से, जो कि है 2 डिवाइडेड बाय 3, साथ में n और फिर हाफ एम वी स्क्वेयर। इस तरह से रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास n और ये वाला n, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और फिर जो हमारे पास बचता है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ k इंटू टी इज इक्वल टू 2/3 हाफ एम वी स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स, के कांस्टेंट है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3k और हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कि अगर राइट हैंड साइड पे हम लोग देखें तो 2 हमारा कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और फिर अगर कांस्टेंट और इक्वल इन दोनों को हम लोग ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन हुई हमारे पास टेम्परेचर की, कि हम लोगों ने क्या सीखा कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। यानी अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी होती है, और हमने उन सारी काइनेटिक एनर्जीज को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखते हुए हमने उनकी एवरेज निकाली, और हमने कहा कि वो सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई। और फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रूव किया कि वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। यानी अगर हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का या ओवरऑल गैस का मैक्रो लेवल के ऊपर अगर हम उसके टेम्परेचर को मेजर करने की बात करते हैं तो टेम्परेचर की मेजरमेंट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। यानी टेम्परेचर जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है। अगर किसी भी मीन्स के थ्रू आप गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और अगर आपने उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी तो आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर की मेजरमेंट इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उतना टेम्परेचर ज़्यादा है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम है उतना टेम्परेचर कम है। यहाँ पे एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स जहन में रखने वाली है कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन हम उन एनर्जीज़ को यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर रहे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है। ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये हम लोगों ने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखी हुई है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं टेम्परेचर को यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी तरह से हम टेम्परेचर के साथ साथ जो गैस लॉज हैं उनको भी डराइव कर सकते हैं यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि पहला गैस लॉ जो कि बॉयल्स लॉ कहलाता है। बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखते हैं कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से किस तरह से बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिक एक्सप्रेशन ड्राइव किया हम लोगों ने वो कुछ इस तरह से था कि P प्रेशर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हाफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हाफ mv
स्क्वायर के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और यहाँ पे हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स 2/3 n/v और ये साथ में इसके इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं और मैं कुछ ऐसे लिखूं कि 1/v, ये स्टूडेंट्स मैंने अलग कर लिया और जो बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है 2n/3 और साथ में मेरे पास है हाफ mv², ये सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम इनका अलहदा से एनालिसिस करें, वॉल्यूम को कुछ देर के लिए रहने दें, n ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कांस्टेंट हैं, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और हाफ mv² लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिलेट किया था जो पीछे हमने उसके साथ देखें तो हमने कहा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो ये कुछ इस तरह से बना था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती तो टेम्परेचर चेंज हो जाता और टेम्परेचर चेंज होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहता। तो ये रिजल्ट क्या हम बना सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। यानी हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं और हम इसे नाम दे दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 का, तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इस पूरी इक्वेशन में जो n 2 3 और ये ब्रैकेट के अंदर है ये सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/v इंटू कांस्टेंट, या इसको ज़्यादा कन्वेंशनल वे में अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट और उसके साथ 1/v यानी वॉल्यूम। तो फिर स्टूडेंट्स अगर कांस्टेंट और इसको हम लोग इक्वल के साइन को रिमूव करें तो हमारे पास आ जाता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया। तो अब याद करें स्टूडेंट्स, क्या यही रिलेशन बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, सीखा हुआ था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी जितना वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होता चला जाएगा। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। तो देखिए हम लोगों ने बॉयल्स लॉ जो था उसे डराइव कर लिया यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसकी स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स हमने आखिर में लिखनी है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Pressure of a gas is inversely proportional to the volume at constant temperature।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट आ गई हमारे बॉयल्स लॉ की। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपके पास अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये जो बेसिक इक्वेशन है ये वाली, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे ड्राइव करना शुरू करना है और इसको अभी से याद रखें कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हमने इसे मेमोराइज करना है, हमने इसे ज़ुबानी याद करना है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो था वहाँ पे भी यही इक्वेशन यूज़ हुई थी और जो बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन है वहाँ पे भी यही इक्वेशन यूज़ होगी और अगली जो डेरिवेशन है उसमें भी स्टूडेंट्स यही सिमिलर इक्वेशन हमारे पास यूज़ होने वाली है। तो स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स एक और लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसे हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ है इसको भी हम लोग इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो आज के लेक्चर की हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखी है, इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें ज़रा, तो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V और साथ में क्या है 2n/3 और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें हम इसको रीअरेंज करते हैं और ये जो V यहाँ पे लिखा हुआ है इस V को हम लोग इस तरफ ले आते हैं और P को इस तरफ ले आते हैं, ये रीअरेंज होगी और हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/प्रेशर 2n डिवाइडेड बाय 3 और फिर आ गया 1/2 mv²। ये कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इमेजिन करें कि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं इस केस में। अगर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये सारे का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं हमारी ये जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगी, देखिएगा ज़रा, V इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट हो गया, N2 3 सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट और साथ में हमारे पास आ गया 1/2 mv², यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसको इसके साथ रिलेट करें तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि V is proportional to average काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स हमें एक और चीज़ भी पता है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूं तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में ये चीज़ सीखी थी। ऑल्सो वी नो दैट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv², और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर देखें हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, from equation number 2 and equation number 3 हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन स्टूडेंट्स कब हो रहा है, जिस वक्त हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ल्स लॉ है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, the volume of given mass of a gas is directly proportional to the temperature keeping the pressure
कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास वॉल्यूम के साथ, और इसे हम लोग चार्लीस लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने देखे, और इससे पहले हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखा। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं जिनको आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हेडिंग के अंदर तैयार करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी देखी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन भी देखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।